अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक़ ताहाल आगाह नहीं किया गया है। वुकला ने कल जेल इंतज़ामिया को मुलाकात की दरख्वास्त भी दी थी, जिसमें मुलाकात खुले माहौल में कराने की इजाज़त मांगी गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी से मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात न हुई तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त का कोई मकसद नहीं होगा। पहली नशिस्त में हुकूमत ने मुलाकात कराने का वादा किया था, याद दहानी करवाई, ताहम कुछ नहीं हो रहा। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने की वजह भी नहीं बताई जा रही। उनका कहना था कि हमारे दो मुतालिबात माने जाएं तो फिर इंतखाबात समेत मजीद मामलात पर भी बात होगी। अब से कुछ देर पहले पीटीआई रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और सलमान अकरम राजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के दूसरे मुतालिबात के साथ साथ इमरान खान से मुलाकात करवाने का मुतालिबा भी किया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर पीटीआई मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती टीम को इमरान खान से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही। कोई शक नहीं, हुकूमत कई अवामिल के बायस अब तक इस मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही, मगर क्या इमरान खान का अपना रवैया भी इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार नहीं? मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही संजीदा हलकों की राय थी कि मुज़ाकरात की कामयाबी में इमरान खान के एक्स अकाउंट की खामोशी का अहम किरदार रहेगा। अफसोस ये एक्स अकाउंट खामोश न रह सका और इमरान खान ने अपनी रवायत पर अमल करते हुए मुज़ाकरात के दौरान फिर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने सोशल मीडिया पैगाम में गुज़श्ता रोज़ कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर जो हो रहा है उसका मवाजना सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में तमाम फस्ताई हरबे बदरजातम मौजूद हैं। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है। जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है। इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था। इमरान खान का ये रवैया क्या मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? क्या ऐसे रवैये के साथ कोई भी सियासतदान कामयाब मुज़ाकरात कर पाया है? अगर हुकूमत इमरान खान के इस रवैये के बायस मुज़ाकराती कमेटी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही तो फिर हुकूमत की तरफ से खुलकर इस बात का जवाब पेश क्यों नहीं किया जा रहा? हुकूमत की तरफ से तहरीरी मुतालिबात का तकाजा और मुलाकात की इजाज़त न देने से क्या बहुत से सवालात और खदशात जन्म नहीं ले रहे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए इस तरह से। पीटीआई लीडर्स, वुकला, बहने, कमेटी अरकान मुज़ाकरात में आगे बढ़ने के लिए बानी से मुलाकात का भरपूर मुतालिबा। हुकूमत गुरेज़ा क्यों? वसवसे, सियासी खदशात, मुमकिन अदालती फैसले, इंतज़ामी मजबूरियाँ, तारीख़ी तजर्बात या कुछ और? रजा रूमी साहब, ये बहुत से हवाले लिखे यहाँ पर हमने। फसवसे जिनका इजहार खुद शहबाज साहब ने किया, सियासी खदशात के कुछ भी मुमकिन है पर्दे के पीछे, अदालती फैसलों का इंतजार है जिसका खुद आज खान साहब ने भी जिक्र किया कि क्यों नहीं फैसला सुना दिया जाता। इंतजामी मजबूरियां हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं जो पीटीआई कहती है, या फिर कुछ ऐसे तारीखी तजर्बात जो हुकूमत में बैठे लोगों के भी रहे हैं। आपको लगता क्या है जब दोनों जानिब से दुरुस्त और जायज़ गुफ्तगू की जा रही है, मुतालिबात को इतने नाजायज़ भी नहीं, चाहे वो मुलाकात का हो या तहरीरी तौर पर मुतालिबात का, इरिटेंट क्या है इस सब के बीच में? बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, बात कुछ इस तरह से है कि हुकूमत के वसवसे तो होते हैं। पाकिस्तान में कोई सिविलियन हुकूमत हो, कोई भी वजीर आजम हो, वो वसवसों का शिकार रहता है। आप देख लीजिए, मोहम्मद खान जुनेजो हो, जमाली हो, जो हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म होते हैं वो भी घबराते हैं कि आज गए कि कल गए। और जो मुंतखब हमने देखा दो बार, नवाज शरीफ साहब तो 3 बार मुंतखब हुए और अब बराजमान हुए वज़ीर आज़म की चेयर पर। बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी 2 बार हुई। तो वसवसे तो हमेशा दायम मसला है, लेकिन यहाँ पे कोई वसवसे की जो है इस वक्त सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे एक पेज पे है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक ज़माने में इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। नाम बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट जिसको हाइब्रिड अरेंजमेंट कहा जाता है वो बदस्तूर कायम है। और इसलिए ये वसवसे तो अपनी जगह छोड़ दीजिए। अब आपने कहा कि मज़ाकरात में क्या रखना है, क्या रुकावट है, तो देखिए कोई इस वक्त रुकावट तो यही है कि बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से
जो कि फिलहाल काबिल अमल नहीं है। मसलन एक ये भी चीज़ आई कि जी इमरान खान साहब को फौरी तौर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये भी गुफ्तगू चल रही थी। तो बात यह कि वो भी एक अदालती प्रोसेस से होना है, और एक फैसला जो एक तलवार की तरह 190 मिलियन पाउंड वाला अल कादिर ट्रस्ट वाला केस जो है वो एक तलवार की तरह जो है वो लटक रहा है इस वक्त खला में, और वो आगे 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 हुआ जा रहा है। इसी वजह से शायद कि कुछ चांस दे दिया जाए मुज़ाकरात को। तो लेकिन ये मुज़ाकरात जो हैं ये अभी मैंने पहले भी अर्ज की थी कि एकदम इस तरह कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि रवैये दोनों जानिब जो है वो लचकदार नहीं है फिलहाल। ये तो जब कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद होती है, कोई बात आगे बढ़ती है, तो कोई ना कोई मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत निकलती है। अब ये जो उन्होंने सख्त बयानात या ट्विटर के जरिए कहा, पहले वो उन्होंने कहा जनरल याया के दौर की याद है, जनरल अयूब का जिक्र नहीं करते जिन्होंने पाकिस्तान में बाकायदा जमहूरियत का कत्ल किया 1958 में, क्योंकि उनके तो फैन रहे ना खान साहब, तो जिक्र कैसे कर सकते हैं? में अपने जी जी गोल्डन रूल कहते थे, वो कहते थे देखो जी पाकिस्तान की कितनी बड़ी इज्जत थी। तो शायद वो उन्होंने कहा कि जरा उन्होंने कहा चलिए याया पे आगे चले जाते हैं। याया खान ने जो कुछ किया वो सबको मालूम है, लेकिन गालिबन वो 1971 का भी जो एक हवाला बनता है, जो पहले भी वो फरमा चुके हैं कि इस वक्त जो बांग्लादेश वाले हालात पैदा कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको याद होगा एक और ट्वीट इस तरह की बड़ी उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी। तो ये वो प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी साइड से भी प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर टैक्टिक है। तो देखिए अल्टीमेटली तो यूं होना है आयशा के एक दिन तो समझौता होना है, ये पाकिस्तान की तारीख है। और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि मिसदाक जिस इस्टेब्लिशमेंट की जिसे कहना चाहिए से इमरान खान की मदद से इमरान खान की सियासत का आगाज हुआ, वो परवान चढ़ी। उसकी तारीख बहुत लंबी है, सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो उसका मुख्तसरन ये कि जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल फैज हमीद तक, एक हमीद से दूसरे हमीद तक, किताब का नाम हो सकता है हमीद से हमीद तक। तो ये मामला ये एक वक्ती लड़ाई है, ये एक वक्ती दूरी है। घर के अंदर वाले आपको पता है ना, बाज़ औक़ात नौजवान औलाद जोशीली हो जाती है, नाराज हो जाती है, फिर उनको मनाया जाता है, लेकिन शराइत कुछ तय करनी पड़ेगी, कोई रूल्स ऑफ द गेम बनने पड़ेंगे, और ये मामला तब आगे बढ़ेगा। हुकूमत का इसमें इतना अमल दखल नहीं होगा, सच्ची बात यह है, क्योंकि हुकूमत वही चाहेगी और करेगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और जो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। जी ठीक हो गया। मेज पर बैठे दोनों अतराफ, यानी कि इधर से नुमाइंदे या उधर से नुमाइंदे, वो रेलेवेंट नजर आते हैं। एक तरफ खान साहब और एक तरफ फिर इस्टेब्लिशमेंट है। हसन निसार साहब, क्या हुकूमत को क्लैरिटी है कि उसने ये मुज़ाकरात करने, वो तहरीरी मुतालबात मांग रही है, जबकि उधर से वो कह रहे हैं कि पहले मुलाकात करने दें, अगर मुलाकात नहीं तो बात आगे नहीं जा सकती है? तो आपने एक बार पहले कहा था कि शायद मेरा ख्याल से प्रोग्राम में कि एक्स पे जो कुछ भी पैगामात हैं वो इररेलेवेंट कर दें, पर खान साहब तो हर दूसरे दिन कोई ऐसी बात करके नेम कॉलिंग, इल्जाम, गाली तक गुफ्तगू जाती है, तो किस तरह इररेलेवेंट कर देगी वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, कि जिनसे आपने बात करनी है, जिनसे रिलीफ मांग रहे हैं, उनको आप लगाते भी रहें रोज 2-2, 4-4? मैं तो जी खुद को महदूद रखूंगा आपके उस सवाल तक जो मेरे सामने है। अच्छा। वसवसे, सियासी खदशात, मुमकिना अदालती फैसले, इंतज़ामी मजबूरियाँ, तारीखी तजुर्बात, छोड़ा आपने कुछ नहीं। जिन बातों का आपने हवाला दिया है, ये सिचुएशन उन सब का मजमुआ है। सादा ज़ुबान में या मेरी ज़ुबान में इसे कॉकटेल कहते हैं, जिस पे मुझे अहमद फराज साहब का, शिबली फराज के वालिद का शेर याद आ रहा है। बहुत पॉपुलर शेर है, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर लो। इस्टेब्लिशमेंट अगर मैं बीच में घुसाऊंगा तो बेवजन हो जाएगा शेर। अच्छा, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। और इन सब की बुनियाद है हुकूमत का फेक, जाली, मसनूई 2 नंबर मैंडेट। खत्म। फॉर्म 47 वाला मैंडेट, वो बुनियाद है। बाकी आपने जो कुछ गिनवा दिया उसका तो जवाब ही नहीं। उसकी कॉकटेल, ये कॉकटेल है। बर्तन ये है।
मतन ये है। लेकिन जो कुछ इधर से कहा जा रहा है दबाव डालने को, जिसके ऊपर दबाव की भी बात की रजा रूमी साहब ने भी, वो कुछ देगा या जब तक देगा तब तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर जाएगा? गुजर जाए, यहाँ तो इस मुल्क में पुल रुड़ चुके हैं। कहते हैं ना पुलों के नीचे से बहुत सारा, और यहाँ तो पुल रुड़ गए, पुल बह चुके हैं प्रैक्टिकली। जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ देर से बात समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं, ये खेल है जो चल रहा है, बस देखते हैं, चूहे बिल्ली का खेल है। ठीक है। इफ्तिखार साहब, इमरान खान साहब जो सोशल मीडिया पर पैगाम दे रहे हैं, बहुत ही सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए, याहिया दौर से मिलाते हुए, वज़ीर आज़म के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी के साथ उनके लोग बैठ रहे हैं, मुतालिबात कर रहे हैं मुलाकात के लिए। तो आज तो तरले ही डाल दिए गए हैं कि खुदा के लिए करा दो, कौन है जिसने नहीं कहा कि मुलाकात क्यों नहीं कराते हो? एक तो फरमाइएगा कि हुकूमत को क्या खदशा, क्यों नहीं मुलाकात, जब कहा भी है कि करवाएंगे? दूसरा, क्या ये इमरान खान इस तरह के पैगामात से अपनी आसानी पैदा करें, यानी दबाव आसानी देगा, ये मुश्किलात बढ़ेंगी? मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और बड़े मज़े की बात है कि 47 का ताना देने वाले किससे बात कर रहे हैं? इसका भी तो जवाब चाहिए। जब आप 47 का ताना देते हैं तो ये तो सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, किससे क्या मुतालबा कर रहे हैं, किस स्पीकर पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपका टेलीफोन नहीं सुन रहा। ये क्या है कि पहले उसको रिहा कर दिया जाए फिर गुफ्तगू का आगाज़ होगा? हाँ, ऐसी भी आज गुफ्तगू ये तो मुमकिन नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। और जब भी मुज़ाकरात होते हैं, मैंने पहले भी कहा, मुज़ाकरात तहरीरी तौर पे दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तय होते हैं किन चीज़ों पे बात करनी है। मुज़ाकरात कोई दंगल नहीं होते, कोई कबड्डी का मैच नहीं होता, कोई रेसलिंग नहीं होती कि जब जिसका मर्ज़ी आएगा मुक्का मार के चला जाएगा। नहीं, वो तहरीर होती है किस पे बात करनी है। अब 47 का ताना देने वाले क्या बात करना चाह रहे हैं खुदा जानता है। उनकी बहनों की बातें मैंने सुनी हैं। वो तो कहती हैं कि हर वक्त उनको आज़ादी दी जा रही है, कभी उनकी मिन्नत की जा रही है कि आप बनी गाला चली जाएं, कभी उनकी मिन्नत की जा रही है हम आपको पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं, कभी कोई मिन्नत की जा रही है। अगर ये सब मिन्नतें कर रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं लेते? ये अजीब बात है। एक तरफ कहा जाता है कि हमें आज़ादाना तौर पे उनसे गुफ्तगू करने दी जाए और उस गुफ्तगू के दरमियान कोई एजेंसी का आदमी ना हो। दैट इज़ दी मुतालबा ना। आज तो मुतालबा 2-2.5 घंटे मुलाकात की स्पेस और पूरी कमेटी मिले जाए। बिल्कुल जाए, कमेटी मिलेगी, ज़रूरी तौर पे मिलनी चाहिए। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि मामला है क्या। देखें, ये मामला अदालत ने तय करना है। ऐसे ही है। ये जो तारीखें बदली गई है ना कुछ, और रज़ा ने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत एक किस्म का चांस ले रही है कि ये ना हो कि सज़ा हो जाए, तो सज़ा होने के बाद तो फिर डायलॉग नहीं होगा ना, फिर तो डायलॉग किसी और मरहले में दाखिल हो जाएगा। मेरा ख्याल है हुकूमत भी एहतियात कर रही है कि वो मामला वहाँ तक ना पहुँचे, कि सज़ा ना हो। मतलब उससे पहले शायद बात हो जाए। तो मुलाकात करा दे फिर हुकूमत। वो कह रहे हैं मुलाकात होगी तो बात बढ़ेगी। ये शराइत पे मुलाकात नहीं होती। कैसे होगी? नहीं होती ना, नहीं होती। मतलब ये शराइत पे तो कोई दुनिया की ताकत डायलॉग नहीं कर सकती। लिख के आज दे दें कि किन, अब आपको पता नहीं आज क्या बात की उन्होंने, उनके जो हैं वो सरबराह जो हैं, कि हमारे पास एक लंबी तफसीली शिकायत की लिस्ट है जिसमें से सिर्फ हमने 2 का मुतालबा भी किया है। जाते जाते वो इलेक्शन का भी मुतालबा कर हाँ, 9 मई और उसके अलावा ये मुतालबा किया और इलेक्शन भी करवाए जाएं। तो इस तरह की अनलिमिटेड किस्म की डिमांड के ऊपर डायलॉग नहीं हो सकता, नहीं होता। मैं हमायत करता हूँ डायलॉग होना चाहिए, खिंचाव कम होना चाहिए, मुल्क में आसानियाँ पैदा होनी चाहिए दोनों फ़रीक़ैन के लिए। लेकिन ये एहसास करें कि जो अब ट्विटर पे ट्वीट किया है, अब मुझे बताएं उसमें कोई बात ऐसी है कि कोई उनसे डायलॉग करेगा? और जब बैठ जाएंगे टेबल के ऊपर तो खुदा जाने वो अपने मुंह से क्या क्या फरमा दें। तो उनको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि गमे दुनिया से गमे यार, गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर। अब इसमें मुझे नहीं पता गमे दुनिया में गमे यार ट्विटर का है वो शामिल कर लेना, या गमे दुनिया में जो वो मुतालबात करते फिर रहे हैं वो शामिल कर लेना है।
ये अभी आपको नहीं पता। चलें गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। शहजाद साहब, मुज़ाकरात के एन तीसरे राउंड से पहले जो ट्वीट उन्होंने किया या सोशल मीडिया पैगाम दिया जहाँ मौजूदा निज़ाम को याया के निज़ाम से मिलाया, फिर कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत, सबका जनाजा, वज़ीर आज़म को वो अर्दली कठपुतली कह रहे हैं। आज ही मेरी नज़र से गुजरा इस सोशल मीडिया एक्स के ऊपर एक उनका स्टेटमेंट चल रहा था जिसमें वो कह रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सब उसके ऊपर था, हुकूमत के काम जब वो चाहते तो होते थे, बिल्कुल ठीक है, मैं तो एक पंचिंग बैग था, ताकत तो सारी वो लेके बैठे हुए थे। तो इस वक्त साबिक वजीर आजम इसी निज़ाम से रिलीफ भी चाह रहे हैं और वजीर आजम होते हुए जो कुछ उन पे बीता और इस वजीर आजम को जैसा वो समझ रहे हैं, समझने से कासिर हैं कि इस वक्त उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो इस निज़ाम को कहाँ रख रहे हैं और इस निज़ाम से क्या चाह रहे हैं। ठीक सवाल उठाया आपने। पाकिस्तान की सियासत सियासी हकीकत है और इसी के इर्द गिर्द ही सारी सियासत चलती है। जो बैठे हैं वो भी इन्हीं के सर पे बैठे हैं, जो बैठना चाहते हैं वो भी इसी रास्ते से आके बैठना चाहते हैं। 2018 हो, 2024 हो या जिस तरीके से भी मर्जी चाहें, जिसको भी देख लें उसका रास्ता यही बनता है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी जमहूरियत इतनी ही कमज़ोर है जितनी कि हम कह रहे हैं। लेकिन आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मेरे ख्याल में सवाल की तरफ वापस जाना चाहिए कि क्या वजह है कि गुरेजा क्यों है बानी से मुलाकात कराने के लिए, बानी पीटीआई से। आपने बहुत सारी उसमें ऑप्शंस दी हैं, उनमें से मैं 5 ऑप्शन में से 3 को समझता हूं कि वो मेरी नज़र के अंदर अप्लाई करती हैं। वसवसे, खदशात और तारीखी तजर्बात जो कि वसवसे और खदशात का बायस बनते हैं। देखिए, एक पेज की बात की रजा रूमी ने कि इस वक्त कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों एक ही पेज पे हैं। एक पेज फटते हमारे यहाँ देर नहीं लगती, हमने देखा है अपने माजी करीब के अंदर देखा है कि एक पेज कैसे फट जाया करते हैं। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग, या परसों शायद, एक किसी कमेटी के आगे, सेनेट की या हाउस की कमेटी के आगे एक प्रेजेंटेशन हुई हैं जो कि गवर्नर स्टेट बैंक ने और वजीर खजाना ने दी हैं। वो पढ़ने के लायक हैं। वो आपको बताती हैं कि 2025 में क्या मुश्किलात आने वाली हैं और वो तैयार करती हैं आपको कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, किस तरीके से मुश्किलात का दौर बढ़ेगा। गो के वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज ना हो, होगी तो सही लेकिन उसका बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों तक ना पहुंचेगी भी सही, लेकिन उसको कम से कम तर किया जाए। तो वो उसको पढ़िए जरा गौर से, उससे आपको अंदाजा होता है। और वज़ीर खजाना की एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट उसके अंदर, ये कायमा कमेटी थी जिसके अंदर ये वो कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं और कहते हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि तरक्की की रफ्तार तेज करो। कहते हैं वो जो होता है ना कि ओवर माय डेड बॉडी, उन्होंने कहा जब तक मैं हूं तरक्की की रफ्तार सस्टेनेबल होगी, तेजी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, यानी इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ नहीं होगी। इससे क्या हुआ, 2 चीजें मिलाइए कि एक वो चीज के मईशत उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से कि शोर मचाया जा रहा है, मईशत में मुश्किलात आने वाली हैं। अब अगर ये कहानी वजीर खजाना को पता है और हम सब किसी ना किसी हद तक अब जान चुके और हम पहले से भी इसके बारे में कह रहे हैं, तो क्या ये एक पेज वालों के पास नहीं जाती? मुश्किलात का पता नहीं चलता। गो कि अभी तक बहुत बेहतर हुआ जो हमने किया, लेकिन मुश्किलात आने वाली हैं और शायद उस रफ्तार में, उस जगह पे जहां जिस तेजी से तवक्को थी कि शायद हम बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पा रहे, वो स्पेस जो क्रिएट हुई है उसके लिए शायद पीटीआई और हुकूमत को ये खदशा हो गया कि पीटीआई या कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है उस मुश्किल वक्त को, जिसके अंदर कुछ ना कुछ और किस्म की जो है वो चीजें दी जा सकती हैं। उन 2 जो चीजें कही गई थी कि जी कमीशन होना चाहिए और असीरान की रिहाई, क्या अब किसी इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है क्योंकि एक हुकूमत उस तेजी से नहीं डिलीवर कर पा रही? तो ये वो चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त सारा आपके सामने एक पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना कि इंटीग्रेटेड किस्म का, कॉम्प्लिकेटेड किस्म का माहौल चल रहा है। दूसरी चीज है, मेरे ख्याल है पीटीआई भी अपने आप को वो बांधना नहीं चाहती। हुकूमत उनसे 2 नुकात या जितने भी नुकात हैं वो लिखवा के बांध देना चाहती है कि तुम बंद गए अब 2 या 3 चीजों के अंदर। पीटीआई वो नहीं चाहती। पीटीआई मैक्सिमलिस्ट से मिनिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट से मैक्सिमलिस्ट के अंदर खेलना चाहती है। इसलिए आपने उसमें पीटीआई के बानी पीटीआई ये गैर संजीदगी किसकी हुई शहजाद साहब? क्यों नहीं? अगर आप कोई मुतालिबा रख रहे हो, हुकूमत डिलीवरी की जगह पर मौजूद है और हम कहते हैं कि हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए और पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करके देना चाहिए, तो पीटीआई को क्या हर्ज हो लिख के देने में कि ये 4 बातें आप ये 4 सुने, हम पॉलिटिकल इकट्ठे कोएग्जिस्ट करते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है जी, मेरा ख्याल है किसी को किसी पे अब यकीन नहीं रह गया। उनको ये भी नहीं पता कि कोई एक पैरेलल ट्रैक भी कहीं चल रहा है या नहीं चल रहा। एक हल्का सा इशारा आपको अलीमा खान ने आज दिया कि वो जो बनीगाला में शिफ्ट होने वाली बात थी वो कौन कहां से लेके आया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सब होल्डिंग मोड के अंदर है कि देखिए कहां पे कौन सी कहानी कब निकलती है।
और शायद वो महसूस कर रही हो हुकूमत कि हमारी इस मुज़ाकराती कमेटी को, क्योंकि शायद कोई जो लोग हैं वो डायरेक्टली नहीं बात करना चाहते, ना पीटीआई करना चाहेगी ना कोई उधर से बात करना चाहता है, लेकिन अगर ये माहौल कायम हो जाए जिसके अंदर के ये मुज़ाकरात सामने फेस पे आ रहे हैं, पीछे कुछ और हो रहा है, तो कल को कोई कहने जोगे होंगे कि हमने तो किसी से मुज़ाकरात नहीं किए, लेकिन मामला फिर भी हल हो गए। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो रहा है जो कि पस पर्दा है, जो हम नहीं जानते। शायद आने वाले दिन और वक्त और हफ्ते हमें बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई किसी पे यकीन नहीं है इस वक्त किसी को, और सबसे ज्यादा जो परेशान है वो इस वक्त हुकूमत। ठीक है ज़ैगब साहब, आपके ख्याल में कौन ज्यादा परेशान है? जिस ट्वीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको गुज़िश्ता रोज उर्दू में और आज इंग्लिश में ट्वीट किया गया, उसके अंदर एक ये भी बात कह दी गई, तरदीद बल्कि एक तरह से कर दी गई कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या मुज़ाकरात इस वक्त किसी तरह के नहीं चल रहे हैं, साफ लफ्जों में बता दिया गया। फिर लीडरशिप की तरफ से भी नवंबर दिसंबर तक कह दिया गया बात हो रही। आपके ख्याल में क्या किसी और तरह की बैकडोर गुफ्तगू बातचीत अभी चल रही है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, या फिर यही मुज़ाकराती कमेटी है जो दोनों बगैर किसी इख्तियार के सिर्फ आमने सामने बैठ रहे हैं? देखिए, मियाँ साहब के बारे में मशहूर है कि वो कहा करते थे कि सियासत में खोया ही खोया है, पाया नहीं है। तो जो मुज़ाकरात हैं इसमें हुकूमत के लिए खोया ही खोया है, पाया नहीं है। अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं और कामयाबी की तरफ जाते हैं तो जाहिर है हुकूमत को कुछ स्पेस देनी पड़ेगी, पीटीआई को कुछ स्पेस मिलेगी, और हुकूमत के जो अरमान है कि पीटीआई मिलियामेट हो जाए, जिस तरह पीटीआई के अरमान थे कि मुस्लिम लीग नवाज मिलियामेट हो जाए, तो वो अरमान तो अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत यकीनन गुरेज पा है, वो स्लो डाउन कर रही है, और अगर मुमकिन हो तो वो सबूटैज भी करेगी। आपको बहुत से हुकूमती अरकान उस तरह की गुफ्तगू करते नज़र आते हैं कि जिसमें उनको सबूटैज करने की ख्वाहिश इन मुज़ाकरात की वाज़ेह नज़र आती है। फिर बुजुर्गों से शिकायतें करते हुए भी वो नज़र आते हैं बार बार कि देखो ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, फिर भी तुम हमें कह रहे हो कि मुज़ाकरात करो। क्या ये मुज़ाकरात के लोग ये काबिल हैं या नहीं हैं? एक तो ये बैकग्राउंड है। फिर जो दो फरीक हैं ये आपस में तो गुफ्तगू करना शुरू कर चुके हैं, कुछ थोड़ी बहुत कर रहे हैं, 2 राउंड्स हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। ज़रूरत ये होती है मुज़ाकरात में कि आप गैलरी को प्ले करना थोड़ा सा कम करें और आपस में गुफ्तगू करना शुरू करें। अब आप देखिए दोनों तरफ का जो बुनियादी नैरेटिव वो ये है कि दूसरी साइड एनआरओ मांग रही है। पीटीआई ये कहती है कि हुकूमत जो है वो कैदी नंबर 804 के पांव पड़ गई है, उसे कहती है कि तुम ये खाओगे या ये खाओगे, चिकन लोगे या मटन लोगे, और नई उनको उनके लिए नई जो है वो ऑफर्स लेकर हुकूमत आ रही है, और हुकूमत डर गई है और यरक गई है और भाग गई है। और दूसरी तरफ हुकूमत का वही नैरेटिव है कि पीटीआई बिल आखिर एनआरओ मांगने की तरफ आ गई है, रिहाइयाँ मांग रही है, और वो इंतज़ामी तौर पर रिहाइयाँ मांग रही है, और रिहाई मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अदालत में तो उनको जाना ही पड़ेगा। यह है ओवरऑल माहौल। और आपने देखा किस तरीके से पीटीआई ने जो 19 बच्चे नौजवान जो रिहा किए गए उनका किस तरह का जश्न मनाया, उस पर किस तरह की कम्युनिकेशन की, एक्स की कम्युनिकेशन की आपने खुद बात की। तो अब मामला कहां फंस गया है? मामला तो टॉक्स अबाउट टॉक्स पे फंस गया है। अभी टॉक्स तो शुरू नहीं हुए। अभी जो हुकूमत कह रही है कि लिख कर आ जाओ, तो इसका क्या मतलब है कि हुकूमत ये कह रही है कि जिन बातों पे टॉक करनी है आगे वो तुम यहां लिख कर दे दो ताकि उन्हीं पर ही आगे बात हो। दिस इज कॉल्ड टॉक्स अबाउट टॉक्स। उसके आगे बात होगी ना। और पीटीआई इस बात को लिख कर देने से गुरेजा है, और आज ही आपको वाज़े तौर पे इशारा मिल गया, वो कह रहे हैं कि ये तो मुतालबात की पहली शर्त है, बल्कि ये तो शर्त है, ये 2 चीजें, ये शर्त पूरी करो फिर हम आगे बताएंगे कि अगले मुतालबात क्या है। अब यहां पे तो आपको बड़ा वाज़े तौर पर एक डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, बन चुका सर। और फिर हुकूमत स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन करने में ज़ाहिर है हुकूमत का फ़ायदा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और मामलात लंबे हो रहे हैं, जितने दिन भी हुकूमत इसमें ले सके मुज़ाकरात में तो हुकूमत का ही फ़ायदा है ना। तो वो कहते नहीं पहले लिख कर आओ तब बात होगी, और उन्हें मिलने की इजाज़त भी नहीं दे रहे। भैया आप उनको मिलने दो ना, आखिर उनका लीडर है, उस लीडर से उन्होंने बात करनी है। अब लीडर किसी पे एतबार नहीं करता तो फिर उनकी पार्टी का मसला है,
आपका मसला ये है कि आपने तो लीडर्स को इजाज़त देनी है लीडर से मिलने की, ताकि लोग जाएं, उनसे हिदायत लें, उसके बाद जो भी उन्होंने लिखना है वो लिख कर लाएं, बातें आगे चलें। दुरुस्त हो गया। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ थोड़ा सा शायद एक मीडिएटर की भी ज़रूरत है, कि मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त का जो रोड ब्लॉक है ये तो शायद कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर आगे मज़ीद रोड ब्लॉक आते रहेंगे। तो चलें, उम्मीद रखें कि कम से कम ये मामलात चलते ज़रूर रहें। चलें जी, ठीक हो गया। एतबार एक दूसरे पर नहीं है और रोड ब्लॉक्स रहेंगे। देखना यह है कि मुज़ाकरात किस तौर बढ़ पाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आलमी इदारों की बार बार की वार्निंग्स, पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई पर काम करने की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म कहते हैं बिजली की कीमत कम किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे माशी तौर पर। ब्रेक के बाद क्या ये पाकिस्तान की सियासी तरजीहात में शामिल है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। इस हफ्ते बिजली की कीमतें कम करने के दस्तियाब ऑप्शंस पर गौर करेंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक महंगी बिजली की बड़ी वजह हमारे सिस्टम में सलाहियत का न होना है। वज़ीर आज़म ने एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए पूरा पैकेज मंजूर किया है। ग्रीन एनर्जी पर काम जारी है, जबकि सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी के मंसूबे भी शामिल हैं। उधर मौसमियाती तब्दीली एक आलमी बहरान है, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए ज्यादा तबाहकुन साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में 1% से भी कम का हिस्सेदार है, मगर मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान को 5वां सबसे गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है। गुज़िश्ता 13 साल में 2 बड़े सैलाबों ने 5 करोड़ 30 लाख अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेला है। 2022 के सैलाब से 15 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों की शिद्दत में 50 से 75% इजाफा हुआ है, जो मुमकिन तौर पर तबाहकुन सैलाबों का सबब बन सकता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली तैयार करके अमल दरामद करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को 100% तक काबिल तजदीद तवानाई की जाने मुंतकिल होने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सोलर वोल्टर के लिए पाकिस्तान की महज 0.071% जमीन का इस्तेमाल ही काफी होगा, जबकि ये मुल्क की मौजूदा बिजली की तलब को पूरा कर सकता है। इसके बावजूद बिजली की पैदावार की 60% तनसीबात कोयले, तेल और गैस पर इन्हिसार करती हैं, जबकि 8% बिजली जौहरी तवानाई से हासिल होती है। माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान ने खाम और पेट्रोलियम की दरामदात पर 8 अरब डॉलर से जायद खर्च किए हैं। काबिल तजदीद ज़राए पर तेजी से मुंतकली, थर्मल और जौहरी तवानाई पर इन्हिसार कम हो जाएगा। पाकिस्तान में विंड पावर की सलाहियतें मुतासिर कुन है। शमसी तवानाई और विंड पावर दोनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज को कम कर सकता है, और यूं पाकिस्तान के लिए पेरिस मुआहदे में तयशुदा अहदाफ का हसूल भी आसान हो जाएगा। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए नौजवानों की तालीम और सलाहियत पर सरमायाकारी करने की भी ज़रूरत है। शहरी और देही इलाकों को पायदार तरक्की देने से न सिर्फ ग्रीन मईशत तरक्की करेगी, बल्कि गुर्बत में भी कमी होगी। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि आलमी इदारे बार बार जिन खतरात से हमें आगाह कर रहे हैं, कि हम उनसे निपटने के लिए तैयार भी हैं? क्या हम ये सब कर पाएंगे? अगर हाँ, तो कब तक और कैसे? मगर इस सब के लिए ज़रूरी है कि क्या ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान को 100% तक काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल होने की ज़रूरत। सिर्फ 2022 का सैलाब 15 अरब डॉलर खा गया। रिपोर्ट, आलमी इदारों की वार्निंग्स, क्या मौसमियाती तब्दीली से निपटना सियासी तरजीहात में है? ज़ैगम खान साहब, बहुत से ममालिक में तो उनके मंशूर का हिस्सा है मौसमियाती तब्दीली, बल्कि टॉप प्रायोरिटी के तौर पर या इसी को मंशूर में रख कर इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। हमारे यहाँ ये हमारे पॉलिटिकल जो पूरे का पूरा लोग मौजूद हैं, सियासी जमातें हैं, एक थॉट प्रोसेस है, इनके थिंक टैंक्स हैं, किस हद तक उनकी प्रायोरिटी है, किस नंबर पर रखते हैं मौसमियाती तब्दीली को? देखिए, इतने कम्प्लेक्स मसाइल को समझना, डील करना, जिनका सियासी कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके नाम पे नारा नहीं लगाया जा सकता, वो तो तरजीह हमारे सियासतदानों की नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि इदारे जो बात कर रहे हैं ये तरक्की याफ्ता दुनिया के फ़ायदों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे की कम बात कर रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन पाकिस्तान की ज़रूरत है, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान तेज़ी से जा रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान की आधी तवानाई जो है वो काबिल तजदीद तवानाई है, लेकिन पाकिस्तान जैसा एक तरक्की पजीर मुल्क
100% पर नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे लिए बहुत बड़ा माशी नुकसान है। इस वक्त हमने अपने थरकोल के ज़खायर को इस्तेमाल करना है, वो हमारी तरक्की की बेस्ट बेट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में जो हिस्सा है, जो उन गैसों में हिस्सा है जिसकी वजह से दुनिया गर्म हो रही है, सिर्फ 0.8%, 1% से भी कम है। अगर पाकिस्तान 100% भी एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन ट्रांजिशन कर दे तो क्लाइमेट चेंज पे, दुनिया की क्लाइमेट चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रही है ये बड़े बड़े मगरमच्छों की वजह से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हमने नहीं की, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों ने की और हम भुगत रहे हैं, और वो हमारी मदद करने को भी इस पर तैयार नहीं है। पाकिस्तान का 1% 1 डिग्री ऊपर जा चुका है टेम्परेचर, जो बहुत बड़ा होता है, और हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। हमारी ज़राअत तबाह हो रही है। अगर आप किसानों से पूछिए, उन्हें पता ही नहीं है कब कैसा मौसम होगा, कब गर्मी, कब सर्दी होगी, कब बारिश होगी। फसलों का बेतहाशा नुकसान हो रहा है। तो वो चीज़ कि आप ग्रीन ट्रांजिशन के ज़रिए से, काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए से दुनिया की माहौलियात को बेहतर कर लें, इसको कहते हैं मिटिगेशन। यानी आप दुनिया में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए आप काबिल तजदीद तवानाई इस्तेमाल करें, इसको कहते हैं मिटिगेशन। ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान का हिस्सा बहुत थोड़ा है, 1 पैसे से भी कम हिस्सा है। हम ये करके भी कुछ नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं दे सकते। अपने फ़ायदे के लिए हमने करना है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इसके एक माशी सेंस है। जैसे आपने बताया, पाकिस्तान एनर्जी का इंपोर्टर है, तो पाकिस्तान जितना काबिल तजदीद तवानाई पे जाएगा, सोलर पे जाएगा, विंड पे जाएगा, हाइडल पे जाएगा, हमारे अपने पैसे बचेंगे। दूसरी बात, फॉग वगैरह जैसे जो माहौलियाती मसले हैं, जो शहरों के मसले हैं, जितनी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएंगे, धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्रीज को कम करेंगे, तो हमारा माहौल उससे बेहतर होगा। ठीक हो गया। लेकिन असल काम हमने क्या करना है, जिस तरफ हमें ये लोग भी नहीं बता रहे, आपने नहीं पढ़ा, इन तमाम रिपोर्टों में कहीं नहीं लिखा हुआ असल काम करने का क्या है। हुकूमत भी उस पर बात नहीं कर रही। उसको कहते हैं एडेप्टेशन। मैंने आपको एक लफ्ज बताया, मिटिगेशन, कि क्लाइमेट चेंज को किसी तरह कम किया जाए। दूसरी चीज ये है मिटिगेशन कि जो ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, आपको कुचलने जा रही है, इससे बचना कैसे है। ठीक हो गया भाई, बैनुल-अक़वामी इदारों ये हमें बताओ। वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब। अगर कोई नहीं बता रहा तो क्या हम समझने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, यही 2 बातें देखिए, हमारा मसला है ना, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं। सबसे पहले तो हमारा अपना मसला है ना, लेकिन उन्होंने भी करना है कि जो पानी का बहरान आ रहा है, इससे हमने कैसे निपटना है, हमने अपनी ज़राअत को कैसे एडजस्ट करना है, नई फसलें कैसे लानी है, शहरों को कैसे मैनेज करना है, हम ये सब चीजें कैसे करेंगे, आबादी को कैसे कंट्रोल करना है। सर, यही तो फिर शहजाद साहब बात होगी ना, हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज क्या हैं? मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, क्या इसकी सेंस है? क्या सोसाइटी के अंदर इसको हम ट्रिकल डाउन कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से खुद को इस मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए तैयार करना है? क्या इक़दाम हमें लेने की जरूरत है बतौर माशरा? आयशा, एक तो 26वीं तरमीम में पहली मरतबा माहौलियाती जो एक शिक है ये ऐड कर दी गई और हमारे आइन का हिस्सा बन गई, जिसके अंदर वो जितनी एफर्ट जो कि शहरी रहमान पिछले काफी सालों से लगी हुई थी करने, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट हो गई कि हाँ, उसको पहचाना गया कि हाँ, ये हमारे उसका हिस्सा बनना चाहिए। वैसे तो हमारे बड़े बुनियादी तौर पर जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, उसके अंदर तो साफ हवा, साफ पानी तो है ही है, और उसका ताल्लुक किसी चीज से बनता है। लेकिन जो बड़ी बात कर रहे थे, उसको समझने के लिए, ज़ैगम साहब ने जो बात की, उसको समझने के लिए कि दुनिया भर का जो कचरा है, आप यूं समझिए कि हम उसका डंपिंग होल है। दुनिया भर की फजाओं और हवाओं में से जो कचरा निकल रहा है, वो कचरा सबका सब अल्टीमेटली बहुत गर्मी या बहुत सर्दी या बहुत बारिश की शक्ल में हमारी डंपिंग ग्राउंड के अंदर आके गिर जाता है। पाकिस्तान की वो कैफियत है इस वक्त। बदकिस्मती से पाकिस्तान अकेला इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, और ये माहौलियाती जो दुनिया जिस तरीके से जुड़ी हुई है, ये उसकी एक कड़ी है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को इससे बचाने की या कोशिश करे कि किस तरह बचाया जा सकता है। लेकिन अंदरूनी तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ ये ख्याल आया कि चूंकि भारत इस वक्त 65 या 70% बिजली अपनी काफी अरसे से कोयले से ले रहा है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ना ले? ठीक है, हम लें, जरूर लें, जिस तरीके से ज़ैगम साहब कह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अभी नहीं, 10 से 15 साल के बाद यही माहौलियाती मसला आपके यहाँ अपने तौर पे भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो कोई हर्ज नहीं है कि जो आपके काबिल तजदीद जिसे कहा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसके ऊपर जाया जाए। 100% नहीं हो सकेगा,
लेकिन बड़ी हद तक हमें ये जो 60-40 की जो रिलेशनशिप है, यानी 60% आपका फॉसिल फ्यूल पे है, तेल पे और कोयले पे और गैस पे, उससे हटके हमें इसको कम से कम 30-35% पे लाना पड़ेगा, ताकि हम एक सस्टेनेबल जो एनवायरनमेंट है इसको मेंटेन कर सकें। कुछ चीजें और हैं हमारे करने वाली, गाड़ियों की जो मिकदार है सड़कों पे, उसको कोई ना कोई तरीका जिसके अंदर के पब्लिक ट्रैवल का निजाम होता है, ट्रांसपोर्ट का निजाम होता है, उसके तौर पे, और बिजली की बसें आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। जो बिजली से चलने वाली कारें हाइब्रिड हों या उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स, उनकी जो यहाँ बनना शुरू हो जाएं, उससे तो ये जो गाड़ियों का जो आमदोरफ्त है इसको हम किस हद तक कम कर सकते हैं। और पूलिंग का निजाम, जिसने एक ही दफ्तर में जाना है वो कोशिश करें कि मिल के जाए। ये दुनिया इस वक्त ये सब कुछ कर रही है। हमारे लिए कोई ये हमारे लिए नया होगा, लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं। ठीक हो, ये हमें इसको करना चाहिए। दूसरा, दरख्तों और तामीरात, तामीरात जो हैं इसको रिव्यू करना है कि जिस तरीके से बेहंगम तरीके से, क्योंकि फजा में जितना गर्दा हम फेंकते हैं तामीरात के थ्रू, वो और जितने केमिकल्स जा रहे हैं वो सब का सब भी हमारे अपनी फजा को, हमारी सांस को खराब करता है। तो मेरा ख्याल है ये हम जमीन पे बैठ के अपने मुल्क में रह के ये 2-3 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं और बदकिस्मती से हम एक डंपिंग होल है जिसके ऊपर सब कचरा गिर रहा है। दुरुस्त हो गया। हसन साहब, जुड़े तो हम दुनिया के साथ हैं, मगर खुद हम कितना तैयार हैं? शहरी मनसूबाबंदी हो, नौजवानों को तालीम और उनकी सलाहियत को एनहांस करना हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, दहाइयों बाद असरात आएंगे। हम समझ पा रहे हैं आज के दौर के साथ चलना और उसके अडेप्टेशन को? यार पहले एक छोटी सी बात सुन लें, मेरे लिए वो नई थी, मेरे दोस्तों के लिए शायद वो पहले से वाकिफ हूँ। मैं को 2-3 दिन पहले लाहौर के जो 2-3 टॉप के हैं ये बड़ी गाड़ियों के डीलर्स, वो मेरा ख्याल है कि दूसरा तीसरा बड़ा डीलर है, वो आया हुआ था। उसने मुझे हैरान कर दिया एक बात बता के कि एक ख़ास तरह के लोग, मैं बयान नहीं कर सकता, सेंसर हो जाएगा, कट जाएगा, वो कैश रखते हैं लॉकर्स में। मैं लॉकर्स से तो वाकिफ हूं, लेकिन मैं इस चीज से कभी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि लॉकर्स में कैश रखते हैं, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं होता। और ऐसे लोग भी हैं जो, अब मैं किसी को कोट कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा मैं, कोई इल्ज़ाम वाली बात भी नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ये उनके पीछे उनकी एसयूवीज में 15-15, 10-10 करोड़ कैश होता है, वो कैश हमें देते हैं। हमारे इदारों को पता नहीं चलता है। अच्छा सुने, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी हमारी जान अजाब में आई हुई है, हमारा वो गाहक है, हम वो कैश लेते हैं, गिनते हैं, हमने मशीन रखी हुई है और हमारी जिंदगी अजाब हो जाती है। हम शाम को आया बंदा, वो डील हुई है, अब हम करोड़ों रुपया कैश उठा के फिर रहे हैं। ये मुल्क है, पहले बात समझें। 2022 का आपने हवाला दिया है कि सैलाब 15 अरब, ये 15 अरब डॉलर्स हैं या 15 अरब रुपए? पहले मुझे हैं 15 अरब डॉलर। अब तो सैलाब की जबान होती तो वो आपको बताता कि मेरे ऊपर 5 अरब डॉलर भी नहीं लगा। ये मुल्क का पांडा जो है ना, ये नीचे से ही नहीं ऊपर से भी लीक करता है। मैं 2 दिन से सोच रहा हूं, मेरा जिंदगी में कभी इधर आपने ध्यान नहीं गया कि लॉकर्स में आपने बताया नहीं वो खास तरह के लोग कौन होते हैं, बता दें, शायद इदारों की भी मदद हो जाए उन खास तरह के लोगों तक पहुंचने में। सरकारी मुलाजिम होते हैं। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। वैसे ठीक हो गया, समझ गई? समझ अच्छा गई। अब आपका आखिरी 3-4 लफ्ज ये हैं कि क्या मौसमियाती तब्दीली से निमटना सियासी तरजीहात में है? एक तो इतना खूबसूरत कॉम्प्रहेंसिव जवाब जैगम खान साहब ने दिया, जो रही सही कसर थी वो शहजाद चौधरी साहब ने निकाल दी। मेरे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है कि हमारे नाम निहात सियासतदानों की तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार होता है, यही उनकी पहली और आखिरी तरजीह होता है। और ये साइंस क्या है? एक जुमले में, सियासत बजरिया दौलत, दौलत बजरिया सियासत। इन्होंने इदारे भी करप्ट कर दिए। दुरुस्त हो गया, बस कोई तरजीहात नहीं है। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 5वां सबसे गैर महफूज मुल्क करार दे दिया गया है। किस तरह के हंगामी इक़दामात और प्लान्स की जरूरत है? हमारा हिस्सा कम है, 100% तक हम नहीं जा सकते, तो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को कहां तक और क्या करने के लिए जरूरी है?
आयशा, मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है कि आपने इस मौजू को उठाया आज। उसकी वजह यह है कि आप देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो मीडिया या पब्लिक डिस्कोर्स में ये माहौलियाती तब्दीली का मसला आता ही नहीं। हम सियासतदानों को तो बोल रहे हैं, आप देखिए कि मीडिया को देख लीजिए, टेलीविजन को देख लीजिए, यूट्यूब को देख लीजिए और फॉर्म्स ऑफ मीडिया देख लीजिए, कितनी बात होती है इसके ऊपर। हत्ता के अखबारात भी देख लीजिए, बड़े बड़े इक्का दुक्का आर्टिकल कभी आ जाता है। और जबकि आपने खुद जिक्र किया, पाकिस्तान जो है दुनिया में जो सबसे वल्नरेबल ममालिक हैं माहौलियाती तब्दीली के, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। आपने उसको टॉप 5 में कहा है। और जनूबी एशिया के तकरीबन सारे ममालिक ही वल्नरेबल हैं, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये वो ममालिक हैं जो कि इस मौसमियाती तग़य्युरात की भेंट चढ़ रहे हैं और मजीद चढ़ेंगे अगर हमने अभी से कोई इक़दामात ना उठाए। ये बात दुरुस्त है, जैसे ज़ैगम खान साहब ने कहा कि ये एक आलमगीर मसला है, ये एक आलमी पूरा मसला है। कोई एक मुल्क, कोई एक खित्ता इसके ऊपर काबू नहीं पाता। इसमें यकीनन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी गलतियाँ, कोताहियाँ, उनकी हिर्स और उनके लालच ने आज दुनिया को, हमारे इस खित्ते, इस प्लैनेट को इस नहज में पहुंचा दिया है। मगर बात यह है कि दुनिया के अब तमाम ममालिक जहाँ पे कुछ ज़ी शऊर लोग रहते हैं और उनके नुमाइंदे कोई दर्द दिल रखते हैं, वो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने आगे करना क्या है। उसमें तवानाई सब सरे फहरिस्त है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है या माहौलियाती तब्दीली, वो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वो गैसेस या वो इमिशंस हैं जो कि जाकर माहौल को या मौसमों को बदलती हैं। और उसमें जो हम ये तेल और कोयला और गैस ये जो चलाते हैं और इससे जो इमिशंस निकलती हैं, वो सरे फहरिस्त है। फिर गाड़ियों की बात हुई, और फिर हत्ता कि बीफ जो है, गाय का गोश्त जो है, उसको भी कहा जाता है कि गाय जो ज्यादा कमर्शियल फार्मिंग हो रही है दुनिया भर में बीफ की, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। मगर दुनिया इसके लिए इकदाम उठा रही है। हमारे अपने खित्ते में बांग्लादेश ने सोलर की तरफ ट्रांजिशन किया है। हिंदुस्तान में पूरी एक स्कीम है। अभी ये मैंने देखा, शुक्र है खुदा का, कि पंजाब हुकूमत ने भी कुछ उसका कम से कम इजरा तो किया है। वो किस हद तक उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं सोलर तवानाई को मुतारिफ करवाने की, वो अब वक्त ही बताएगा। मगर मैं आपको ये बात जरूर कह दूं कि अभी जो एस्टिमेशन है, साल 2024 इंसानी तारीख में, हालिया इंसानी तारीख में सबसे गर्म तरीन दिन था, जिसमें कि टेम्परेचर जो है मजमूई तौर पर एक उस हद से आगे निकलता जो इंसानी जिंदगियों और इन्वायरमेंट और नबातियात, हैवानियात के लिए खतरा है। दुरुस्त है। और आखिरी में आपको ये बात बता दूं कि इसकी जो सब ने जो कहा, मैं उसमें इजाफा ये करूंगा कि हमारी सियासी पार्टियों ने सबने अपने मंशूर में डाला हुआ है, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं करता। शरी रहमान इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं, जो कि इतनी काबिल है कि दुनिया ने उनकी तारीफ की है और उनकी बातों को रहा है। उनको क्यों नहीं दोबारा क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री दी जाती, ताकि वो जो काम अधूरा छोड़ा था एक साल के बाद, उसको वो पूरा करें। जी ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में क्या हम तैयार हैं, और अगर कोई काबिल शख्स है तो उसको वो जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती है? जो रज़ा रूमी साहब, काबिल जो कौन काबिल है कौन काबिल नहीं, मैं इस बहस में नहीं उलझता। ज़ैगम और शहजाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। 100% काबिल तजदीद तवानाई की तरफ हम मुंतकिल नहीं हो सकते, एक कहानी है, ख्वाब है। लेकिन इसके अलावा शहरों में मज़ीद हरियाली के लिए हमें काम करना होगा। शजरकारी और छोटे बागात बनाने के लिए हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। जंगली हयात बेहतर मुस्बत नताइज निकलेगी। शहरों को माहौल दोस्त बनाने के लिए हमें इसमें मदद मिलेगी। दरख्त जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ख़ीरा करने का सबसे बड़ा ज़रिया हैं, उनकी हमें ज़रूरत है। मज़बूत माहौलियाती निज़ाम की तामीर की ज़रूरत है। हमें ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जो लंबे अरसे के लिए चलें। और एक बात बड़ी क्लियर है कि शहरों को नए सिरे से डिज़ाइन करना होगा। और क्या हम ये सब कर रहे हैं? कुछ क्या हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 तारीफ़ें बड़ी हुई, तो पंजाब में तो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। अगर इस वक्त माहौलियात के हवाले से कोई काम किया जा रहा है संजीदगी के साथ, इसके नताइज क्या निकलते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन अगर देखा जाए जो उसकी तैयारी की जा रही है वो पंजाब में की जा रही है, और पंजाब का जो मुतल्लिका महकमा है वो काम कर रहा है। और ये जो बातें ज़ैगम ने और शहजाद ने की, वो दुरुस्त है।
ये हमें कहानियां गैर मुल्कियों की सुनाने की कोई जरूरत नहीं, हमारा कसूर ही कोई नहीं है, सारा जुर्म हमारा सिर्फ 0.8% है। और हमें पट्टियां बढ़ाई जाती हैं कि ये कर लो और वो कर लो। इन पर लगना चाहिए टैक्स और इनको चाहिए कि हमारी मदद करें। हम इसका जरूर दुनिया पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन अभी हमें अपने आप को बचाना है इन असरात से। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।